हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनः साइंस का मॉडल सेट 2 लेके आप लोगों के बीच में आ गया हूं क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड 2022 के एग्जाम के लिए। मैं जो आज वीडियो बना रहा हूं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट के लाया हूं, क्योंकि इसमें जो है हम बहुत सारे बुक से निकाल करके ऑब्जेक्टिव को तब मैं आप लोगों को बता रहा हूं। केवल हम किसी मॉडल सेट का लाइन बाय लाइन नहीं बता रहा हूं, अलग अलग मॉडल सेट, अलग अलग एनसीईआरटी बुक हो गया, अदरवाइज और भी राइटर्स का बुक है, उससे हम छांट करके मैं आप लोग को बता रहा हूं। चलिए ज्यादा बातें नहीं कर लेते हैं और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यह जो है आपका सेट है, आपका साइंस मॉडल सेट 2 क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड 2022 के एग्जाम के लिए है। तो पहला प्रश्न है आपको दिया हुआ है इसमें, किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है। तो देखिए, किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र कौन सा हो जाएगा। तो यहां पर देखिए पहला नंबर में है ऑप्शन ए में कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बी में है 1/u माइनस 1/v बराबर 1/f। सी में है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्लियर है, देख लीजिएगा दर्पण सूत्र जो होता है आपको ए नंबर में 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। जब आपको 1/v और प्लस रहे 1/u बराबर 1/f तो ये दर्पण सूत्र होगा। परंतु इसी में अगर आपसे पूछ लिया जाए लेंस सूत्र क्या होता है, तो लेंस सूत्र आपको याद रखिएगा सी नंबर में देखिए है दिया हुआ 1/v माइनस 1/u बराबर है 1/f। ये आपका है लेंस सूत्र है, लेकिन दर्पण सूत्र पूछ रहा था इसलिए ए नंबर आपका ऑप्शन सही है। अगर यहीं पर लेंस वाला पूछता तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाता। चलिए हम आगे देख लेते 2 नंबर प्रश्न। विद्युत हीटर का तापीय अवयव होता है। तो विद्युत हीटर में जो प्रयोग किया जाता है या विद्युत इस्त्री में जो प्रयोग किया जाता है उसको गर्म करने के लिए तो नाइक्रोम का तार होता है। किसका होता है? नाइक्रोम तार का। तो ऑप्शन नंबर 2 का डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो देखिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, वो होता है 1 डायोप्टर होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा आपका, 1 डायोप्टर होती है, ये बी नंबर ऑप्शन सही है। 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिएगा बनाता है वह है, यानी कि मानव आंख के जिस भाग पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जैसे आप देखते हैं कोई भी चीज को, वस्तु को देखते हैं तो आपके आंखों पर प्रतिबिंब बनता है, तभी आप उसको देख पाते हैं। तो वो कहां बनता है, तो वो याद रखिएगा दृष्टि पटल, या इसी को हम बोलते हैं रेटिना। दृष्टि पटल या रेटिना पर प्रतिबिंब आपको बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। 5 नंबर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो किसी भी कुंडली का प्रतिरोध यदि आपको निकालना हो, क्या प्रतिरोध आर निकालना हो ना, तो ओम का नियम याद रखिएगा। कौन सा नियम? ओम का नियम पढ़े होंगे, भी बराबर आई आर। हमको आर निकालना है तो आई को भेज दीजिए इधर, तो आई हो जाएगा बटे में बराबर हो जाएगा आर। अर्थात प्रतिरोध अगर ज्ञात करना हो तो भी बटे आई से निकलेगा। तो देखिए भी बटे आई जो आपका है ऑप्शन नंबर सी में, देखिए आर बराबर भी बटे आई। देखिए भी और ऐसे भी बटा लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है आपका आंसर। ये ओम का नियम से ही कुंडली का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। चलिए 6 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि पवनों का देश जो डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। परमाणु बम आधारित है। बिल्कुल स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। परमाणु बम जो आधारित होता है वह खंडन प्रक्रिया के ऊपर में, अर्थात नाभिकीय खंडन। तो परमाणु बम जो आधारित होता है नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया पर, लेकिन हाइड्रोजन बम जो आपका होता है वह नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पे आधारित होता है। सूर्य में जो ऊर्जा बनती रहती है कौन प्रक्रिया के द्वारा, तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो ये 7 का आंसर बी नंबर सही है। 8 में चलते हैं। धोने वाला सोडा का सूत्र है। आप लोग अगर पढ़े हैं 10वां में तो बहुत बार पढ़े होंगे कि ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया है आंसर इसका Na2CO3 इंटू 10H2O। यही धोवन सोडा का हो जाता है सूत्र आपको। चलिए 9 प्रश्न पे चलते हैं।
एल्केन का समान सूत्र है, आप लोग जानते होंगे एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस में 2। तो देखिए ऑप्शन कहां है इसका, तो ये आपका पहले ही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए, CnH2n प्लस 2 एल्केन का। यदि आपको बोला जाए ये तो हो गया आपका किसका, एल्केन का, ये एल्केन का हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एल्कीन का क्या होगा, तो एल्कीन में करना कुछ नहीं है, CnH2n कर देना है, प्लस 2 को हटा देना, तो ये हो गया एल्कीन का। यदि आपको एल्काइन का पूछ लिया जाए, एल्काइन का, तो इसमें 2 माइनस कर देना है, सिर्फ CnH2n माइनस 2, ये हो गया एल्काइन का। तो यहां तक समझ गए। देखिए पहले में था एल्केन पूछ रहा था तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, अगर हमको एल्कीन पूछता तो बी में था CnH2n, ये हो जाता। अगर आपको एल्काइन के बारे में पूछता तो डी नंबर ऑप्शन हो जाता, CnH2n माइनस में 2, लेकिन आपको एल्केन पूछ रहा है तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। हाँ, ये किसका है, तो ये जो होता है CnH2n प्लस 1 वो होता है एल्कील का। किसका होता है, एल्कील का समान सूत्र होता है, याद रखिएगा किसका, एल्कील का, एल्कील, ये एल्कील का समान सूत्र है। चलिए प्रश्न 10 पे चलते हैं। उदासीन जल का पीएच मान होता है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो उदासीन जल का भी पीएच मान कितना होगा, 7 हो जाएगा। और देखिए जब 7 से कम किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अम्लीय, जैसा कि बी में दिया गया है। अगर 7 से अधिक हुआ तो वो हो जाएगा आपको क्षारीय या भास्मीय, क्षारीय हो जाएगा 7 से अधिक वाले। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न बोलता है कि किस युक्ति में, सॉरी यहाँ पे मैं छूट गया है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। कहता है आपसे कि कौन सा ऐसा युक्ति है जिसमें विभक्त वलय जो होता है, विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। इसमें ऑप्शन है विद्युत जनित्र, बी में है विद्युत मोटर, सी में है गैल्वेनोमीटर, डी में दिया है वोल्ट मीटर। तो विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है वह युक्ति का नाम है विद्युत जनित्र। क्या है आपका, विद्युत जनित्र। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 12 नंबर पे, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम बिंदु, अल्पतम यानी न्यूनतम बिंदु कम से कम कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए कम से कम, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए 25 सेंटीमीटर। अब बोलेगा अधिक से अधिक कितना होगा, अर्थात अधिकतम बिंदु कितना होना चाहिए, तो वो होगा अनंत। अगर अधिकतम पूछता तो अनंत, लेकिन पूछ रहा है अल्पतम, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। निकट दृष्टि दोष के उपचार में किस लेंस का प्रयोग होता है, तो निकट दृष्टि के उपचार में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। और निकट में होता है अवतल, दूर दृष्टि के उपचार के लिए होता है उत्तल, और जरा दूरदर्शिता उसमें प्रयोग किया जाता है बायफोकल या द्विफोक्सी लेंस। ये तीनों आप ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे। निकट दृष्टि पूछेगा तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि पूछे तो उत्तल लेंस, और जब पूछे जरा दूरदर्शिता पूछे दृष्टि दोष में, वो जगह आपका बायफोकल लेंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ये आप लोग तो बहुत पहले भी 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे और क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक यानी सबसे अच्छा चालक होता है वो चांदी, चांदी का संकेत होता है Ag। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15, क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, Fe का यानी कि लोहा का, B है Na का यानी Na माने सोडियम का, C है Al का यानी एल्युमिनियम का, D में कोई नहीं। तो ये जो क्रायोलाइट अयस्क होता है वो आपका होता है एल्युमिनियम का अर्थात Al का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ दिया ए में श्वेत रक्त कण में, बी लाल रक्त कण में, सी बर्नी लवक में, डी क्लोरोफिल में। तो आपका जो है मैग्नीशियम लवण, मैग्नीशियम जो पाया जाता है वो पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। लाल रक्त कण में पाया जाता है आपको लोहा की मात्रा, कौन सा तत्व होता है, लाल रक्त कोशिका में होता है लोहा की मात्रा होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा था कौन सा तत्व, मैग्नीशियम, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न देखिए,
रक्त दाब मापने वाला यंत्र कहलाता है? तो रक्त दाब मापने वाले यंत्र को बोलते हैं स्फिग्मोमाइनोमीटर। रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमाइनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी सही हो जाएगा, स्फिग्मोमाइनोमीटर। चलिए 18 प्रश्न देखते हैं। फूल में नर प्रजनन होता है। फूल में नर प्रजनन किसको कहते हैं? तो वो होता है आपका पुंकेसर को कहा जाता है। किसको? फूल में नर प्रजनन होता है तो वो आपका कौन होता है? तो पुंकेसर होता है। 19 नंबर प्रश्न देखिए। कीटों के पंख एवं चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? कीटों के पंख एवं चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? तो कीट के पंख और चमगादड़ के पंख क्या है? क्या समझात अंग है? नहीं, ये नहीं होगा। बी में है अवशेषी अंग, या फिर संवृत्ति अंग, या डी में कोई नहीं। तो देखिए कीट का पंख और चमगादड़ का पंख होता है संवृत्ति अंग होता है। क्या होता है? संवृत्ति अंग। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? इसमें ऑप्शन दिया है नदी, बी में तालाब, सी में कुआं, डी में समुद्र। तो भूमिगत जल का जो उदाहरण है वो आपका कुआं हो जाएगा, क्योंकि नदी में पानी बाढ़ से भी आ जाती है, तालाब में ऐसे भी पानी भर सकता है, समुद्र में रहता है, लेकिन कुआं में जो है भूमिगत जल ही निकलता है, इसलिए कुआं सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। 21 नंबर है। बायोगैस का प्रमुख अवयव है? तो बायोगैस का प्रमुख अवयव होता है मीथेन। कौन होता है? मीथेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर लेके चलते हैं आपको। चलिए अब 22वां प्रश्न की ओर चलते हैं। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में कौन सी पोषण की विधि पाई जाती है? तो कवक में पाया जाता है मृतजीवी पोषण। कवक में कौन सी विधि पाया जाता है पोषण का? तो मृतजीवी। 23 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिनों का होता है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल। 24 नंबर चलते हैं। घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति किस विभवांतर पर प्राप्त होते हैं? तो घरों में जो विद्युत शक्ति होता है वह 220 वोल्ट के विभवांतर पे। यही पर पूछता है कि आवृत्ति कितना पर? तो याद रखिएगा आवृत्ति पूछा जाए तो घर में 50 हर्ट्ज। अब वोल्ट पूछा जाए यानी विभवांतर पूछा जाएगा तो 220 वोल्ट पे। 25 नंबर में देखते हैं। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो दर्पण का उपयोग होता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। सोलर, क्योंकि देखिए अवतल दर्पण इसलिए होता है कि अवतल दर्पण होता है बहुत सारे भाग को अपने और एब्जॉर्ब करता है और उस पर ज्यादा रोशनी लेकर के तब उसका उपयोग करता है विद्युत के रूप में। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। समतल दर्पण में होता है चेहरा देखने वाले घर में जो उपयोग करते हैं समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। पूछेगा कि समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है अनंत होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के बारे में पूछेगा तो उत्तल दर्पण में भी हमेशा आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए ध्यान से आगे देखिए। 26 एसिटिक अम्ल के 3 से 4%, इसको है से बोलेंगे 3 से 4%, 3 से 4% विलियन को कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलियन को हम लोग कहते हैं क्या? सिरका कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिरका। ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कितना प्रतिशत होता है एसिटिक अम्ल? तो 3 से 4% होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। 27 निम्नलिखित में क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है? तो देखिए क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी जो है CHCl3, यही क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र होता है। आगे चलते हैं। 28 नंबर एल्डिहाइड का समान सूत्र है क्या है? तो एल्डिहाइड का समान सूत्र देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी में CnH2n+1 CHO। देखिए CHO जो होता है एल्डिहाइड का ग्रुप ही होता है, तो इसका समान सूत्र यही होगा। आपको पिछला प्रश्न इससे पहले मैंने बताया क्या कि CnH2n+2 रहेगा तो एल्केन, CnH2n-2 रहे तो एल्काइन, CnH2n रहेगा तो वह होगा एल्कीन आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 29 में कार्बन की संयोजकता कितनी है?
तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है तो वह होती है आपका 6। अगर परमाणु संख्या पूछे कार्बन का तो 6, संयोजकता पूछेगा तो 4 हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सभी शाकाहारी जीव होते हैं, तो जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं वो सबसे पहला उपभोक्ता अर्थात प्राथमिक उपभोक्ता होता है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए एक आप इस तरह समझ सकते हैं। पहले नंबर पे जो होता है, पहले तो होता है उत्पाद होता है, आप जानते होंगे घास होता है। उसके बाद दूसरा होता है शाकाहारी होता है, दूसरे यानी मतलब प्रथम स्थान पे होता है शाकाहारी, शाकाहारी। उसके बाद ही चलता है द्वितीयक में, फिर चलेगा इसी तरह मांसाहारी उच्च वर्ग में आएगा, वो तृतीयक उपभोक्ता के रूप में आता है, यानी उच्च कोटि के उपभोक्ता। तो ये जो शाकाहारी होता है, पहले जो घास को खाता है वही शाकाहारी कहलाएगा, तो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है शाकाहारी। आप समझ गए होंगे शाकाहारी कौन उपभोक्ता होता है, प्राथमिक होता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मानव में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो याद रखिएगा मानव में 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, वो होता है लिंग गुणसूत्र के रूप में होता है XY। तो आपका ये हो जाएगा कौन सा, ए नंबर हो जाएगा। 2 होते हैं। मानव में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं। चलिए 32 प्रश्न देखते हैं। लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो लैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में होता है। किसमें? ईस्ट में। एक और याद रखिएगा, हाइड्रा को भी याद रखिएगा, कहीं कहीं पे हाइड्रा भी मिलेगा, हाइड्रा। लैंगिक जनन जो होता है मुकुलन विधि से ईस्ट में और हाइड्रा में, तो ऑप्शन में ईस्ट था तो ईस्ट हो जाएगा, अगर हाइड्रा होता तो हाइड्रा रहता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न 33 को देख लेते हैं एक बार पुनः। निम्न में से कौन पर परागण में मदद करता है? तो ऑप्शन देखिए, ए में है पवन, बी में है तितलियां, सी में है मधुमक्खियां, डी में है सभी। तो देखिए पेड़ पौधों में पर परागण का जो क्रिया होती है उसमें मदद कर देती है पवन भी, तितली भी, मधुमक्खी भी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। 34 देखते हैं। हवा द्वारा परागण निम्न में से किन पौधों में होता है? तो हवा द्वारा परागण जो होता है किन किन पौधों में होता है? तो ऑप्शन दिया है मक्का में, बी में दिया धान, सी में दिया गेहूं, डी में सभी। तो देखिए हवा के द्वारा परागण आपको मक्का, धान, गेहूं ये तीनों में हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। शुक्राणु बनता है, तो देखिए शुक्राणु बनता है किसमें? मूत्राशय में, बी गर्भाशय में, सी अंडाशय में, डी वृषण में। तो मूत्राशय जो बनता शुक्राणु जो बनता है आपका वो वृषण में बन जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 36। शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? तो शुक्राणु नियंत्रण का जो नियंत्रण करता है, यानी शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण जो होता है हार्मोन, वो है आपको टेस्टोस्टेरोन। शुक्राणु में जो होता है वो हार्मोन का नियंत्रित करता है, टेस्टोस्टेरोन ही नियंत्रित करता है। चलिए नेक्स्ट 37 देख लेते हैं। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु क्या ऑप्शन दिया? 1, बी में दिया है 2, सी में 3 और डी में 4। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग जानते ही होंगे कि पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कितना? तो 5 जून को मनाया जाता है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में कौन सा लवण समुद्री जल में पाया जाता है? तो निम्न में जो वह लवण जो है वो समुद्री जल में पाया जाता है वो है आपका NaCl। NaCl इसको हम साधारण नमक का भी सूत्र बोलते हैं, साधारण नमक का सूत्र NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये आपका समुद्री जल के भी लवण है NaCl। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 40 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन उप धातु है? एम दिया है Fe यानी कि लोहा का संकेत है, बी दिया कॉपर यानी कि तांबा का संकेत है, कॉपर यानी कि Cu इसका संकेत हो गया आपका तांबा का, सीम दिया हुआ है Ni निकेल, डीम दिया है Sb एंटीमनी। तो उपधातु यहां पर आपका एंटीमनी Sb हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज के लिए हम यहीं पर इस प्रश्न को रहने देते हैं। अब नेक्स्ट जो है
आपका इसी तरह का वीडियो पार्ट 2 लाया जाएगा। यानी कि मैंने तो आपको मॉडल सेट एक पूरा बता दिया वीडियो पार्ट 2 के अंतर्गत, वीडियो पार्ट 1 और वीडियो पार्ट 2। आज जो मैं ये साइंस का मॉडल सेट बता रहा हूं 2 को, ये वीडियो पार्ट जो है आपका ये थर्ड होने वाला है। मैं साइंस का ये तीसरा वीडियो पार्ट बना रहा हूं, लेकिन मॉडल सेट ये दूसरा चल रहा है। मैं पुनः अगले वीडियो पार्ट 4 लाऊंगा साइंस का, ऑब्जेक्टिव्स का। इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट करके आप लोग मेहनत कीजिए पूरा, क्योंकि अब समय नहीं रहा है। क्योंकि देखिए आप लोग जो है समय को महत्व नहीं दीजिएगा तो समय जो है आपको महत्व नहीं देगा, क्योंकि आपको समय ही आज सब चीज धरती पर करवा सकता है। अगर समय को आप पकड़ के रख लिए तो आपको भविष्य एकदम बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान को बेहतर बनाएं, भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। हम ज्यादा नहीं बातें करते हैं, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।